हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो अपना आइसर की ड्रीम जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सबसे पहले तो आप सभी को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, क्योंकि आप इंडिया के प्रीमियर साइंटिफिक माइंड्स का हिस्सा बनने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आप ज्वाइन करने वाले हैं। वो डिफरेंस आपको दिखेगा जब आप बाकी इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे और आइसर्स को देखेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। बट इससे पहले आप सिर्फ ये प्रेस्टीज के टैग की वजह से आइसर को लॉक इन कर दें। हमको एक डीप और एनालिटिकल बात करनी चाहिए, एक ऑनेस्ट बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट देना चाहिए अबाउट द academic लाइफ एट आइसर, academic रिगर ऑफ आइसर एंड द रिसर्च कल्चर। आई वुड ऑल्सो लव टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस जो एक बच्चा फेस करता है, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और अ स्टूडेंट हु इज़ ज्वाइनिंग आइसर। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करोगे, बिकॉज ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, ये आपको एडमिशन के बाद पता चलेंगी। एडमिशन से पहले आपको ये बातें कोई नहीं बताता। इट इज़ मी हु इज़ टेलिंग यू बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट, आई हैव बिन इन योर प्लेस, आई हैव बिन एट योर सीट एंड आई नो how the things are, how the situation is before the counseling, before everything, before your admission. तो क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या रियलिटी है, ये सब आपको जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, विच इज़ द academic शॉक वैल्यू। बहुत से स्टूडेंट्स कैंपस ये सोचकर एंटर करते हैं कि डे 1 से उनको अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जैसे क्वांटम फिज़िक्स, जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थियोरेटिकल फिज़िक्स, इन सब्जेक्ट्स में वो डूब जाएंगे। उन्हें लगता है कि ये बहुत स्मूथ सा ट्रांजिशन होगा, हम अभी 12th करके आए हैं और अभी हम ऐसे एकदम, हमने अभी PCM पढ़ा और हम एकदम से, अभी हमने बेसिक्स भी ढंग से नहीं पढ़े हैं, एकदम से हम डीप डाइव कर जाएंगे एक सब्जेक्ट में। रियलिटी थोड़ी सी अलग है। पहले 2 साल तक आइसर का जो स्टूडेंट है, चाहे आपकी फ्यूचर की कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, मी माई सेल्फ PCB बैकग्राउंड से हूँ मैं, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पता था अंटिल 3 years ago। मुझे कुछ नहीं पता था मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरे लाइफ चॉइसेस एकदम अलग थे एंड आई लैंडेड अप इन फिजिक्स बिकॉज आई फाउंड इंटरेस्ट इन इट। और आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। वंस यू डीप डाइव इनटू ऑल द सब्जेक्ट्स, देन यू विल नो विच सब्जेक्ट एक्साइट्स यू, विच सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट इन, राइट। तो स्पेशलाइजेशन आपकी कुछ भी हो, एडवांस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सब कुछ साथ में पढ़ना पड़ता है। 4 रिगरस सब्जेक्ट्स आपके पैरेलल चलते हैं और हर सब्जेक्ट का लेवल एक डेडिकेटेड ऑनर्स प्रोग्राम के लेवल का होता है। यू नो व्हाट एन ऑनर्स प्रोग्राम इज, उसी लेवल का होता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही रेलेंटलेस और शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा डिसओरिएंटिंग भी हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, द रिगर एंड द ग्रेडिंग मैट्रिक्स। यहाँ पर स्कूल वाले मैट्रिक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पर आइसर्स में कंटिन्यूसली एवेल्युएशन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आइसर्स, इसलिए कंटिन्यूसली एवेल्युएशन होता है। वीकली क्विजेज, असाइनमेंट्स, मिड सेम्स, एंड सेम्स, ये साइकिल चलती रहती है लूप पे। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर कोर्सेज में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ग्रेडिंग एंड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में आपके जितने मार्क्स आए हैं उतने आए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आपके 90 to 100 के बीच में आया आपको A+ मिलता है, 80 to 90 के बीच में आया A मिलता है, 70 to 80 के बीच में आया B+, ऐसे रिलेटिव ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है? रिलेटिव ग्रेडिंग में पूरी क्लास का एक मीडियन कंप्यूट होता है
और उस मीडियन को लिमिट देखते हैं, उसको यूजुअली बी या बी प्लस मानते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मीडियन से कितना ऊपर है तो हमें कौन सा ग्रेड देना चाहिए। और अगर मतलब क्लास में सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, तो फिर मीडियन हाई जाता है। और अगर क्लास में बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है वो बहुत टफ है, तो मीडियन लो जाता है, और उस हिसाब से ग्रेडिंग डिसाइड होती है। और दैट इज़ द ट्रिक। कंपटीशन आपका पूरे देश के टॉप जेईई एडवांस क्वालिफायर्स से, KVPY रैंकर्स से है, जो अपना बेस्ट मैथ्स में घुस के बैठे हैं, फिजिक्स में घुस के बैठे हैं, अपने सब्जेक्ट में बेस्ट घुस के बैठे हैं। द टॉप रैंकर्स अमंग ऑल ओवर द इंडिया आपको मिलते हैं अपने आइसर में। अगर आपको स्कूल में 80% स्कोर पर A+ मिल रहा था, तो यहाँ पर वो शिफ्ट होकर रिलेटिव ग्रेडिंग की वजह से B या C पे जा सकता है। इसी वजह से CGPA का डंडा आपको पूरे टाइम सर पर रहता है, एक मूविंग टारगेट बन जाता है, और प्रेशर हमेशा आपके ऊपर रहता है, बिकॉज CGPA आपको मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है एज ईयर्स पास बाय। उसके बाद चैप्टर 3 हमें एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताएगा, द मैराथन ऑफ रिसर्च। आइसर्स का BSMS प्रोग्राम रिसर्चर्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि जॉब सीकर्स यहाँ पर कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज वाले माइंडसेट के साथ जाते हैं, और जैसे इमीडिएट प्लेसमेंट्स, हाई पैकेजेस और फास्ट करियर ग्रोथ नहीं मिलता, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आपको ये रियलिटी जाननी चाहिए, ये मिथ क्लियर करना चाहिए। आइसर में अगर आप प्लेसमेंट्स ढूंढने के लिए आ रहे हो जस्ट बिकॉज आपका जेई नहीं निकला, आपका नीट, चलो नीट वालों को तो फिर भी आदत होती है कि वो MBBS काफ़ी लंबा होता है। अगर आप जेई वाले हो और आप जेई में फेल कर गए हो और आपका समहाउ आइसर क्रैक हो गया है बिकॉज यू हैड द स्किल्स, आप वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए मत जाओ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर आप आइसर को एज अ बैकअप देख रहे हो तो आइसर मत जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ऑब्वियसली इट इज़ योर चॉइस, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना, आपको ड्रॉप लेना, आपको नहीं लेना ड्रॉप, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट ये अपने दिमाग में क्लियर रखो कि 20-21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, अर्ली 20s में आपको कैपिटा गेन नहीं होगा, आपको सैलरी नहीं मिलना शुरू होगी, आपको प्लेसमेंट्स नहीं होंगे। IITs में जैसे कंपनीज लाइन लगाकर बाहर खड़ी रहती हैं, आपको वहाँ वैसा एक कल्चर आइसर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। रियल रिसर्च जो होती है वो बहुत स्लो और आइटरेटिव होती है, और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं, हाइपोथेसिस कोलैप्स करती है, फिर से हाइपोथेसिस बनती है, फिर से रिसर्च होती है, फिर से, जब तक हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। और एक मास्टर्स की थीसिस को कंप्लीट करने में और एक सिंगल पब्लिशेबल इंसाइट निकालने में पूरा 1 साल लग जाता है। ये सिस्टम की कमी नहीं है, बल्कि साइंस का ही असली नेचर है। अगर आपको लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि बैक एंड से प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होता है, वो होता है, नो। साइंस में द लैटर द बेटर, बिकॉज आप जितनी पेशेंस के साथ अपना रिसर्च रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आप डीप डाइव कर सकते हो उसमें। अगर मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा 1 हफ्ते में, और अगर मैंने 10 रिसर्च पेपर्स पढ़े 1 हफ्ते में, तो कौन सा बेटर होगा? जो एक पढ़ा होगा 1 हफ्ते में, बिकॉज उसमें हमने डीपर डाइव किया होगा। अगर हमको एक टॉपिक मिला होगा तो हमने उसको जेमिनाई पे डाल के देखा होगा या गूगल पे डाल के देखा होगा, क्या है उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। और 7 रिसर्च पेपर्स का हमने क्या किया, 7 में से एक करके जेमिनाई पे डालते गए, हमने नहीं पढ़ा। एक रिसर्च पेपर उतना ही हमने अच्छे से पढ़ा, खोल के और हाईलाइट कर पढ़ा। तो रिसर्च में साइंस का ऐसा नेचर होता है कि जितना आप उसको टाइम देते हो उतना वो बेटर होता है। अगर आपको यहाँ थ्राइव करना है तो आपको डिफरेंस जल्दी समझना होगा, ठीक है। अब नहीं हुआ जेईई, नहीं हुआ नीट, ठीक है, आइसर मिला है, ठीक है, आइसर कर लेते हैं, तो अच्छे से करना चाहिए।
डिफरेंस समझो, मिथ्स समझो, क्या क्या है क्या नहीं है, अंडरस्टैंड इट। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, विच इज़ द कैंपस लाइफ एंड लोकेशन रियलिटीज़। अब कैंपस लाइफ और लोकेशन रियलिटीज़ किसी भी आइसर को, कुछ कुछ आइसर्स कैंपस को डिलिबरेटली शहर से दूर रखा गया है, जोग्राफिकली आइसोलेट किया गया है। सरकार के पास तो पैसा है, सरकार ने ही बहुत फंडिंग दी है आइसर्स के लिए, तो क्यों हमने आइसर्स को जंगलों के बीच में रखा? क्यों हमने टीवीएम को इतना दूर रखा शहर से कि हमको 2 घंटे लगते हैं जाने में, 2 घंटे लगते हैं आने में? क्यों? इस सिक्लूशन का एक मेन रीज़न ये है कि आपको डीप फोकस और बहुत ही क्लोज निट इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी मिल जाती है, और एक और इस क्लोजनेस की वजह से कभी कभी लाइफ थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो जाती है या लिमिटेड लगने लगती है कि आपको अगर इंटरैक्ट करना है तो उसी कैंपस के अंदर लोगों से करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ खाना है अपनी पसंद का, किसी और ब्रांड का, मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे वहाँ पर जो अवेलेबल है उसी के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। इसलिए हर कैंपस में मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और काउंसलिंग सेल्स होते हैं, काउंसलिंग बडीज़ होते हैं, काउंसलर्स बैठे होते हैं प्रॉपर। अगर आप आइजर टीवीएम आ रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंसेस ब्लॉक में एक स्पेसिफिक रूम बना हुआ है जहाँ पर काउंसलिंग होती है, और एग्ज़ाम से पहले वो लोग आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशंस भी भेजते हैं जिसमें वो काउंसलिंग बडी के सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका एक यूट्यूब शॉर्ट भी बताऊँ बना के, उसके बाद इनकी जो हेल्प लेना सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है, कमज़ोरी की नहीं है। अगर आप किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हो तो उससे ये नहीं दिखता कि आप परेशान हो, कुछ हो, नहीं। यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, यू नो हाउ टू डील विद सिचुएशंस। स्पोर्ट्स, आर्ट्स या ऑफ कैंपस ब्रेक्स के साथ एक बैलेंस्ड रूटीन बनाना एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है। हर शाम को जब आप क्लासेस से वापस आओगे तो एक बहुत ही प्यारा इवनिंग नाइट लाइफ, मिड इवनिंग नाइट लाइफ देखने को मिलती है, जहाँ पर कुछ बच्चे खाना खाने मेस जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं, कुछ जिम जा रहे होते हैं, जिम से वापस आ रहे होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, अ लॉट ऑफ गेम्स। ठीक है, नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है, कैरम खेल रहे होते हैं बच्चे, चेस खेल रहे होते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट्स में आप जा सकते हो कभी भी, आप रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी बास्केटबॉल खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। लेट्स बी कम्प्लीटली कैंडिड अबाउट इट। अगर आप एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें तो आइसर ग्रेजुएट्स जो है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से प्रेस्टिजियस पीएचडी ऑफर्स ले रहे हैं, जैसे मैक्स प्लैंक, MIT, कैम्ब्रिज, ETH, ज्यूरिक, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग्स, बहुत सारी जगहों से अभी जो बच्चे गए हैं PhD करने के लिए, दे आर हैविंग द टाइम ऑफ द लाइफ्स। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो तो वो रास्ता IITs या NITs के थ्रू खुलता है। यहाँ से वो रास्ता इन कंपैरिजन काफ़ी नैरो है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स के लिए रोल मिलते हैं पर कैंपस रिक्रूटर्स काफ़ी कम होते हैं। ज़्यादातर लोग PhD के लिए चले जाते हैं, आधा आपका जो बैच होगा वो PhD के लिए भाग जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्ली 20s के बजाय लेट 20s में मिलती है। ये एक डेलिबरेट ट्रेड ऑफ है, आज डीप लर्निंग और कल कंपाउंडिंग रिटर्न्स। कंपाउंडिंग रिटर्न्स मतलब आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो यू कुड रिलेट विद इट। उसके बाद इन सारे चैलेंजेस के बाद भी हमें याद रखना चाहिए कि आइसर्स वर्ल्ड क्लास हैं। क्यों है वर्ल्ड क्लास? ये इंडिया के सबसे ज़्यादा फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं। इनका कटिंग एज लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज़ और फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो बहुत अच्छा है। आप खुद देखोगे जो उनके टॉप ब्रांचेस हैं
आई स्क्वायर मैथ्स, डेटा साइंस, आई स्क्वायर फिजिक्स, ऐसे जो ब्रांचेस हैं उसमें 20-30 बच्चों से ज़्यादा आपको मिलते ही नहीं। कट ऑफ होती है, एक्चुअल कट ऑफ होगी CGPA बेसिस पर। जैसे डेटा साइंस के पूरे बैच में सिर्फ 20 बच्चे हैं और फैकल्टीज़ भी बहुत कम है ताकि क्वालिटी लर्निंग हो, 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो सके, है ना। क्योंकि मैंने बहुत IITs की भी वीडियोस देखी है, बहुत जगहों की वीडियोस देखी है जहाँ पर क्लासेस एक प्रॉपर सेमिनार हॉल में होती हैं, टीचर बोल रहे हैं, किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, अपना पढ़ा के वो चले जाते हैं। यहाँ पर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप एक जूनियर कोलैबोरेटर की तरह हो। आप जिस दिन आइसर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप देखना उसी दिन से आपके लैब स्टार्ट हो जाएंगे, उसी दिन से। और वीक में आपको हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लैब दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि आपको एक रिगरस लैब एक्सपोजर मिले, अनरिस्ट्रिक्टेड फैकल्टी एक्सेस और एक ग्लोबल साइंटिफिक नेटवर्क आपको मिलता है जो इस जगह को देश का सबसे बेहतरीन रिसर्च ट्रेनिंग ग्राउंड बना देता है। तो अब आपने एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले इस डिसीजन मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखना है और खुद से पूछना है, क्या मैं आइसर के लिए हूँ? आइसर तो मेरे लिए है, बट क्या मैं आइसर के लिए हूँ? मेरे को अपनी रैंक के वजह से मिल गया आइसर, बट डू आई रियली वांट इट? डू आई रियली नीड इट? आइसर तभी चूज करो अगर सच में आप साइंस से प्यार करते हो, आपको स्लो पेशेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, अगर आप एक लंबे करियर पाथ के लिए रेडी हो और आपको रिसर्च के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रोसीजर क्या है, क्या किया क्या नहीं। ये नहीं कि मेरे को लैब से भागना है, मेरे को रिजल्ट्स कॉपी करने, मेरे को ख़त्म करना है, रिजल्ट से नहीं प्रोसेस से प्यार है, तो आप आइसर चुनो। और आप अगर आपका मेन गोल है 22 की उम्र में एक हाई पेइंग जॉब लेना, कॉर्पोरेट जॉब पाना, आप सिर्फ जेई या नीट बैकअप ऑप्शन की तरह आइसर को देख रहे हो, तो आप सर्टेनिटी नहीं रखो, ठीक है। जो भी फैसला लो पूरे कन्विक्शन के साथ लो। आइसर हर किसी के लिए नहीं बना है और हर कोई भी आइसर के लिए नहीं बना है, और यही बात इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अगर आप साइंस के लिए कमिटेड हो तो दुनिया में इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। बट वंस अगेन IITs के लिए भीड़ इसलिए है क्योंकि IITs की रैट रेस में बहुत सारे लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं। जब तक आपका बैच ग्रेजुएट होगा, आइसर्स की भी ऐसी भीड़ लगने लगेगी। बट दैट डजंट मीन कि हर बच्चा IIT के लिए होता है, दैट डजंट मीन कि हर बच्चा एम्स के लिए होता है, दैट डजंट मीन हर बच्चा आइसर के लिए होता है। जैसे आपने जे दिया पर आपने नीट को छोड़ दिया, अगर आपका नीट क्लियर हो जाता पर आपका जेई का सपना होता, तो क्या आप एम्स जाते? नहीं ना। वैसे ही जस्ट बिकॉज आइसर आपका बैकअप ऑप्शन है, डोंट चूज इट। अपने आप से पूछो, डू आई रियली want to be in it? Do I really deserve to be in it? आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अपने सारे डाउट्स, जो भी आपको डाउट पूछना हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। I'll try my level best to answer all of them. Thank you.